हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम वर्णमाला के से संबंधित एमसीक्यू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी में वर्णमाला की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है यहाँ पे। ऑप्शन ए दिया गया 38, ऑप्शन बी दिया गया है 48, ऑप्शन सी दिया गया है 50 और ऑप्शन डी है 52। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये जो वर्णमाला है ये क्या होता है। वर्णमाला जो होता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। क्लियर है ये? जिसमें वर्णमाला किसको किसको कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और ये जो वर्णमाला है इसमें टोटल कितने माला होते हैं अगर पूछा गया आपको, मतलब एक माला मतलब वर्णों की माला, तो टोटल इसमें होते हैं 52। क्लियर है? तो इसीलिए इसमें जो हिंदी में वर्णमाला की कुल संख्या कितनी होती है अगर पूछा जाएगा तो हिंदी में वर्णमाला की कुल संख्या होती है 52। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हमारे पास है। ऑप्शन ए है वाक्य, ऑप्शन बी दिया गया है शब्द, ऑप्शन सी दिया गया है अक्षर और ऑप्शन डी दिया गया है ध्वनि। तो देखिए, हिंदी की जो सबसे छोटी इकाई है इसे बोला जाता है ध्वनि। ठीक है, ध्वनि, और इसी ही ध्वनि को बोला जाता है वर्ण। अगर आपसे क्वेश्चन ये करे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को भी आपका ध्वनि कहते हैं और इसी ध्वनि को भी वर्ण कहा जाता है। क्लियर है ये? देखिए, अब यहाँ पे भाषा शब्द जो आ रहा है, अगर भाषा के बारे में बात किया गया है तो मैं आप लोगों को क्लास में ऑलरेडी इसका बताई हुई हूँ कि भाषा का जो सीक्वेंस है वो क्या होता है। तो भाषा का अगर सही क्रम देखा जाएगा तो सबसे पहले होता है वाक्य, वाक्य के बाद होता है उपवाक्य, उपवाक्य के बाद होता है पदबंध, पदबंध के बाद होता है पद या फिर शब्द। क्लियर है? पद या फिर शब्द के बाद होता है अक्षर और अक्षर के बाद होता है ध्वनि या फिर वर्ण। क्लियर है ये? तो हिंदी की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है और इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। या ध्वनि दे चाहे वर्ण दे, दोनों का मतलब सेम ही होता है यहाँ पे। क्लियर है? और अगर पूछा जाएगा कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई या भाषा की सार्थक इकाई किसे कहते हैं, तो भाषा की सार्थक इकाई वाक्य को कहते हैं। क्लियर है ये? तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हिंदी की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को कहते हैं, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुनासिक स्वर का संबंध किससे होता है? पहला ऑप्शन है मुंह व नाक दोनों से, दूसरा ऑप्शन है केवल मुंह से, तीसरा ऑप्शन है केवल नाक से और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो अनुनासिक होता है, देखिए अनुनासिक किसको बोलते हैं? अनुनासिक जो स्वर होता है जिसमें चंद्र बिंदी लगा होता है, मतलब वो अनुनासिक कहलाता है। क्लियर है ये? जिसके जहाँ पे चंद्र बिंदी लगा हुआ होता है इसे ही अनुनासिक स्वर कहते हैं और इसका जो संबंध होता है मुंह और नाक दोनों से होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अनुनासिक का जो संबंध होता है वो मुंह और नाक दोनों से होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है दो व्यंजनों का योग, दूसरा ऑप्शन है जब स्वर का संयोग व्यंजन के साथ होता है, तीसरा ऑप्शन है जब स्वर संयुक्त स्वर का संयोग व्यंजन के साथ होता है और लास्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है। तो द्वित्व जो व्यंजन होता है, ऐसे व्यंजन को द्वित्व व्यंजन कहते हैं जो स्वयं के साथ ही उसका संयोग होता है। क्लियर है? जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपका दिल्ली, तो यहाँ पे द्वित्व व्यंजन कौन सा पूछा जाएगा? तो ल है, क्योंकि ये जो ल है ल के जस्ट बाद ही ला आया है।
है ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो इसको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सघोष स्वरों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी है 4। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जो सघोष होते हैं वो सघोष कहते किसको हैं? सघोष बोला जाएगा या फिर ओनली घोष बोला जाएगा? दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। लेकिन अगर अघोष बोला जाएगा तो अघोष का मतलब अलग होता है। क्लियर है? सघोष या फिर घोष ये दोनों सेम होते हैं लेकिन अघोष अलग होता है। ठीक, तो सघोष किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण या जिन वर्णों को बोलने में कंपन उत्पन्न होता है तो ऐसे वर्णों को सघोष या फिर घोष कहा जाता है। ठीक है, और अगर देखा जाएगा व्यंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन कौन सा जो वर्ण होता है वो सघोष होता है, तो मैंने आप लोगों को व्यंजन वाले टॉपिक में भी पढ़ाया हुआ है कि जो प्रत्येक वर्ग है उसका तीसरा, चौथा और जो पांचवा वर्ण होता है ये सघोष होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सघोष स्वरों की संख्या कितनी होती है, वो व्यंजन के बारे में बात नहीं किया गया है। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जो स्वर जो है सभी के सभी स्वर सघोष होते हैं, सिर्फ और सिर्फ किनको छोड़कर? अम और आहा को छोड़कर। ठीक है, तो कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? कुल स्वरों की संख्या होती है 13। इसमें से आप 2 माइनस कर लीजिएगा तो कितना बच जाएगा? इसमें 2 माइनस करने से 11 बच जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। इसकी सघोष स्वरों की कुल संख्या जो होती है ये होती है 11। क्लियर है ये? अम और आहा इसमें नहीं आता है। अम और आहा इसलिए नहीं आता है क्योंकि ये अयोगवाह होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी औ, तीसरा दिया गया है क और चौथा दिया गया है ए। ठीक है, सॉरी ये जो है इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बताया गया। इनमें से अब जो ऑप्शन बन के आया है देखिएगा, पहला ऑप्शन बोला गया केवल एक, दूसरा ऑप्शन में है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी बोला गया है 1 और 3 दोनों और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। मतलब उपरोक्त सभी जो है वो संयुक्त स्वर नहीं है, ऐसा इसमें दिया गया है। ठीक, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि संयुक्त स्वर होता क्या है। ठीक है, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे ही संयुक्त स्वर कहा जाता है। ठीक है, अगर देखा जाएगा कि हिंदी में संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है तो संयुक्त स्वरों की संख्या होती है 4। कौन कौन सा होता है? ए, ए, ओ और औ। क्लियर है ये? ए, ओ और औ। तो इसमें से देख लीजिए कि ऑप्शन में कौन कौन सा दिख रहा है। आ तो नहीं है, मतलब ये वाला नहीं हो सकता, मीन्स पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता, केवल एक। दूसरा इसमें क्या दिया गया? अ दिया गया, तो बिल्कुल अ होता है। तीसरा है क और लास्ट है ए। तो हमारा कौन सा इसमें सही होगा? 1 और 3, 1 और 3 दोनों। देखिए आ और जो क है ये दोनों संयुक्त स्वर नहीं है, आ और क संयुक्त स्वर नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को ये जो संयुक्त स्वर है इसके बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ। देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन कौन सा संयुक्त स्वर होता है। सबसे पहले बताई हूँ मैं आप लोगों को ए। तो ए जो है ये चूंकि संयुक्त स्वर का मतलब भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे ही संयुक्त स्वर कहा जाता है। तो ए जो है कौन कौन से भिन्न भिन्न स्वर से मिलकर बना हुआ है? ए बना हुआ है अ प्लस ई के मेल से। क्लियर है? फिर नेक्स्ट देखते हैं ए। ए जो है ये बना हुआ है आ प्लस ए के मेल से। क्लियर है ये? नेक्स्ट देखते हैं ओ। ओ किसके किसके संयोग से बना हुआ है? अ प्लस उ के संयोग से बना हुआ है ओ। और औ जो है ये किसके किसके संयोग से मिला है? आ प्लस ओ। आ व ओ के संयोग से ये मिलके बना हुआ है आपका औ। क्लियर है? तो ऑप्शन कौन से यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मतलब संयुक्त स्वर कौन कौन सा नहीं है, फर्स्ट वाला आ जो है वो नहीं है और क भी इसमें नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती वह कौन सा है, देखिएगा। ऑप्शन ए अग्र स्वर, ऑप्शन बी संयुक्त स्वर, ऑप्शन सी दीर्घ स्वर और ऑप्शन डी ह्रस्व स्वर। ठीक, तो जिन स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती ऐसे स्वर को बोला जाता है ह्रस्व स्वर। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है तो ह्रस्व स्वर की संख्या होती है 4। कौन कौन सा होता है, हालांकि मैंने आप लोगों को इसमें क्लास में भी बताया हुआ है। ह्रस्व स्वर की संख्या होती है अ, ई, उ और ऋषि का री। क्लियर है ये, अ, ई, उ और ऋषि का री। ये जो 4 है इसी को ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं, इसी को मूल स्वर भी बोलते हैं और इसी को ही लघु स्वर भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 13, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 11 और लास्ट ऑप्शन है 9। यहाँ पे जैसे ही ऑप्शन 13 दिख रहा है कोई भी डायरेक्टली इसको आंसर नहीं लेना। इसमें क्वेश्चन को पहले आप लोगों को क्लियरली रीड करना है कि पूछा क्या है इसमें, स्वरों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। अगर स्वरों की कुल संख्या कितनी होती पूछा जाता तो डायरेक्टली हम आंसर यहाँ पे 13 लेते। क्लियर है, इसमें ये पूछा गया है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। ठीक, तो चूंकि कुल कितनी होती है इसके बारे में बात नहीं किया गया है तो 13 तो यहाँ पे ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। क्लियर है, इसके अलावा क्या क्या है, बी ऑप्शन में दिया गया 12, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी दिया गया 11 और ऑप्शन डी दिया गया है 9। ठीक, तो जो स्वरों की संख्या होती है इसको 2 भागों में बांटा गया, एक तो उच्चारण के आधार पर बांटा जाता है और एक लेखन के आधार पर बांटा जाता है। ठीक है, तो अगर उच्चारण के आधार पर देखा जाएगा तो स्वरों की संख्या 10 होती है और लेखन के आधार पर जितनी कुल संख्या होती है उतनी ही लेखन के आधार पर भी स्वरों की संख्या होती है। मतलब लेखन के आधार पर भी 13 होती है और कुल संख्या भी 13 होती है। ठीक, अब यहाँ पे मसला ये है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है ये पूछा गया है। ऑप्शन में हमारा 10 तो नहीं दिया गया है और कुल संख्या के बारे में बात नहीं किया गया, मतलब हम यहाँ पे 13 आंसर नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा क्या बच गया है, हमको यहाँ पे आंसर लेना है 11 को। ठीक, अगर आप कोई सा पीएससी का एग्जाम दिला रहे हैं तो वहाँ पे आपको आंसर लेना रहेगा 10। आपको ऑप्शन में वहाँ पे 10 मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि ये ऑलरेडी आंसर 10 ले चुका है। लेकिन अगर आप व्यापम का एग्जाम दिला रहे हैं तो वहाँ पे आपको आंसर लेना पड़ेगा 11। ठीक, स्वरों की संख्या कितनी होती है पूछा गया तो 11 लेना है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है तो 13 लेना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगी कि उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं तो उच्चारण के आधार पर 10 होते हैं। कौन कौन सा छूटता है, अम और अहा, उसके साथ साथ ऋषि करी भी छूट जाता है। ठीक है, और अभी यहाँ पे 11 लिया गया, इसका मतलब कौन कौन सा छूट रहा है, अम और अहा, जो कि अयोग वहा है ये छूट जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्म व्यंजन का सही क्रम कौन सा है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है शक्कर का सा, उसके बाद दिया गया षटकोण का सा, उसके बाद दिया गया है साइकिल का सा, फिर हलवाई का हा। ठीक, तो देखिए मैंने आप लोगों को उसमें व्यंजन ऑलरेडी बताया हुआ है कि जिसमें मैं आप लोगों को ये भी बताई हूँ कि जो स है तीनों प्रकार के स का सीक्वेंस याद रखना जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, ह को याद नहीं भी रखोगे तभी भी चलेगा, जो दिक्कत होती है वो स में ही दिक्कत होती है। ठीक, तो अगर देखा जाएगा तो सबसे पहले कौन सा सा आता है, सबसे पहले आता है शक्कर का सा, उसके बाद आता है षटकोण का सा और उसके बाद आता है साइकिल का सा। ठीक, तो इसके हिसाब से हमारा देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। और हाँ जो है ये तो लास्ट में आता है, ये हर किसी को पता है। ठीक है, तो देखिए
यहाँ पे देखा जाएगा तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है। उसमें व्यंजन की संख्या 4 होती है और उसका अगर सही क्रम देखा जाएगा तो ऑप्शन ही हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तीनों प्रकार के स का आप लोगों को सीक्वेंस याद रखना है, ये पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यंजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, इसमें स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होती है। दूसरा, इसमें अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। तीसरा, अड़ा और अड़ा दोनों द्विगुण व्यंजन होते हैं। लास्ट इसमें दिया गया पॉइंट, व्यंजन वर्ण स्वतंत्र वर्ण होते हैं। ठीक, तो देखते हैं इसमें कौन सा कथन सत्य है। इसमें पहला दिया गया, पहला सही है। तो देखिए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, यस बिल्कुल होती है। इसमें अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल और व। ठीक है, ये जो 4 हैं ये चारों अंतस्थ होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है, जो देखिए सड़क लिख लीजिए और एक जो है एक आध क्या एग्जाम्पल दिया जाए आपका दृढ़। ठीक है, तो देखिए इसमें दोनों अड़ा का यूज किया जा रहा है। ये जो दोनों है जिसमें डॉट होता है, ड ढ जो होता है, इसमें जो डॉट होता है इसे ही द्विगुण व्यंजन कहते हैं, या इसी को ही उच्छिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है अगर पूछा जाता है कि द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो 2 होती है। कौन कौन सा? ड और ढ। मतलब यहाँ पे हमारा ऑप्शन मतलब जो तीसरा पॉइंट है ये भी सही है। लास्ट दिया गया है, व्यंजन वर्ण स्वतंत्र वर्ण होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। व्यंजन वर्ण जो होते हैं ये परतंत्र होते हैं। कैसे परतंत्र होते हैं? क्योंकि ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। हर एक व्यंजन में कौन सी मात्रा छिपी होती है अगर पूछा जाएगा तो इसके हमेशा इसमें अ छिपा होता है। अगर इसमें अ नहीं छिपा होता तो व्यंजन कैसे लिखा जाता? जैसे सपोज आपको क लिखना है तो ये जो क है ये ऐसा हाफ रहता है, इसके नीचे ऐसा हलंत लगता। ठीक है, लेकिन अगर इसमें अ की मात्रा छिपी हुई है तो ये क ऐसा लिखा जाएगा। क्लियर है ये? तो देखिए, पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, लास्ट वाला जो है ये इनकरेक्ट है। तो इसके हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 2 3 ये तीनों की तीनों सही है, लेकिन लास्ट वाला जो है ये रॉन्ग है। व्यंजन वर्ण स्वतंत्र ना होकर परतंत्र होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। देखिए, संयुक्त जो व्यंजन होते हैं इसकी जो पहले मैंने आप लोगों को संयुक्त स्वर भी बताया हुआ है, तो संयुक्त स्वर की संख्या 4 बताई हुई है मैंने आप लोगों को, और संयुक्त व्यंजन की संख्या भी देखा जाएगा तो 4 होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? देखिए, संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4, जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग किए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं होता है तो मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा होता है। छ होता है, त्र होता है, क्या होता है, और श्रमिक का श्र होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन में नहीं है। छ है बिल्कुल, त्र भी दिया गया है, ज्ञ भी दिया गया, और लास्ट ऑप्शन इसमें य दिया गया है जो कि इनकरेक्ट है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो यह है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, यह क्या है? यह अंतस्थ ध्वनि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में छ का क्रम किसके बाद आता है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है क, दूसरा ऑप्शन दिया गया है स, तीसरा ऑप्शन दिया गया है त, और लास्ट ऑप्शन है र। देखिए, सब में हलंत है, मतलब सब कैसा है? हाफ है। ठीक, तो
ये चूंकि छ कैसा है, ये जो है संयुक्त के बारे में बात किया गया, ये संयुक्त व्यंजन है आपका, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन में देख लेते हैं कि किसको कैसा लिखा जाता है। जैसे अगर छ के बारे में बात किया जाएगा तो ये जो छ है ये किससे किससे मिलकर बनता है, क प्लस षटकोण का सा, जिसमें जो फर्स्ट जो क है ये हाफ रहता है, मतलब इसके नीचे हलंत रहता है। क्लियर है। इसके बाद देखते हैं त्र। त्र किससे किससे मिलके बना होता है, त और र से, ठीक है। नेक्स्ट होता है ज्ञ। ज्ञ जो है ज प्लस इया से मिलकर बनना होता है। और लास्ट देखते हैं श्रमिक का श्र, ये बना होता है स प्लस र के संयोग से, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि हिंदी वर्णमाला में छ का क्रम किसके बाद आता है। तो देखिए ये जो छ है ये किससे किससे मिलके बन रहा है, क और स से मिलके बन रहा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला वाला जो है क, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में जो छ का क्रम है ये क के बाद आता है। क्लियर है ये, क्योंकि क के बाद जो है यहाँ पे स बोला जा रहा है और इसके बाद ही ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। क और स के योग से ही छ बनता है, ठीक है। तो क यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछता, जैसे नेक्स्ट जो है संयुक्त व्यंजन अगर देखा जाएगा तो त्र है, ठीक। तो हिंदी वर्णमाला में जो त्र है, त्र का क्रम किसके बाद आता है, तो आंसर क्या होता है यहाँ पे, त होता। क्लियर है, प्लस के जस्ट पहले वाला जो रहता है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार की किस भाषा में पूरे के पूरे शब्द हैं उनमें एक भी स्वर नहीं है। क्लियर है ये, पूरे के पूरे शब्द हैं इनमें एक भी स्वर नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, चीन की भाषा, ऑप्शन बी है अमेरिका की भाषा, ऑप्शन सी है अफ्रीका की भाषा और लास्ट ऑप्शन डी है भारत की भाषा। तो अफ्रीका की जो भाषा है ये, इसमें पूरे के पूरे शब्द है, इसमें एक भी स्वर नहीं है। ये व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौवे की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 2। तो कौवे की स्थिति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। ये भी व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन ए है झ, ऑप्शन बी है ड़, ऑप्शन सी है भ और ऑप्शन डी है म। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि नासिक्य व्यंजन होता क्या चीज़ है। तो जो नासिक्य जो व्यंजन होता है वो जो आपका स्पर्शी व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होती है। ये मैंने आप लोगों को क्लास में बताया होगा, ठीक है। तो जो 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं इसी को 5 वर्ग में बांटा गया है और प्रत्येक वर्ग जो है 5 वर्ग में इसको बांटा गया है और प्रत्येक वर्ग का जो लास्ट वाला जो वर्ण होता है, जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां करके, तो ये जो 5th नंबर वाला जो होता है इसे ही नासिक्य बोलते हैं या इसी को पंचमाक्षर। पंचमाक्षर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सबसे 5th नंबर पे है, लास्ट में आता है। और नासिक्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका जो उच्चारण होता है वो नाक से होता है, ठीक है। तो देखिए 5th नंबर पे आने वाला कौन सा होता है। देखिए अगर वर्ग देखा जाएगा स्पर्शी व्यंजनों में तो सबसे पहला क वर्ग होता है, उसके बाद च वर्ग होता है, उसके बाद ट वर्ग होता है, फिर त होता है और प वर्ग होता है। क्लियर है ये। तो इसके अगर इसमें देखा जाएगा कि नासिक्य व्यंजन कौन सा है, तो नासिक्य मतलब 5th नंबर वाले में के बारे में बात किया गया है। तो झंडा का झ 5th में आता है क्या, नहीं आता है। अड़ा 5th में आता है क्या, ये भी नहीं आता है। भ भी नहीं आता है। लास्ट आ गया म, ठीक है। ये जो म होता है ये कौन से वर्ग का व्यंजन होता है, कौन से वर्ग का वर्ण होता है ये, तो ये होता है प वर्ग का और प वर्ग का अंतिम, प फ ब भ और म। म जो है लास्ट में आता है, इसको पंचमाक्षर भी बोलते हैं और इसी को ही नासिक्य व्यंजन भी बोलते हैं। नासिक्य इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका उच्चारण नाक से होता है। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में
मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। मूल स्वरों की संख्या के बारे में मैं आप लोगों को जो इससे पहले क्वेश्चन कराई हूँ उसमें मैं ऑलरेडी बताई हुई हूँ कि मूल स्वरों की संख्या होती है 4। कौन कौन सा? अ, ई, उ और ऋषि का री। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे इस एमसीक्यू का। चंद्र शब्द में कितने वर्ण छिपे हुए हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 3। ठीक है, ये जो चंद्र शब्द में कितने वर्ण छिपे हुए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका CGPSC ACF 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। और इसमें अगर देखा जाएगा तो इसमें जो टोटल वर्ण छिपे हुए हैं उनकी संख्या है 6। ठीक है, अब 6 कैसे कैसे हैं देखिए। इसको अगर चंद्र को वर्ण के हिसाब से तोड़ा जाएगा तो कैसे कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले च, और ये जो च है ये हाफ रहेगा। क्लियर है? इसके बाद प्लस, इसमें अ की मात्रा छिपी रहती है तो च के बाद अ रहेगा। ठीक है, प्लस आधा ना है तो इसमें इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ आधा ना। नीचे हलंत का मतलब क्या होता है? वो जो वर्ण है वो हाफ है। ठीक है, प्लस न के बाद नेक्स्ट है द, और ये द भी कैसा है? हाफ है। ठीक है, प्लस र भी कैसा है? हाफ है। और लास्ट में आ जाएगा अ। ठीक, तो काउंट करिए कितने हुए? 1 2 3 4 5 और 6। तो चंद्र शब्द में कितने वर्ण छिपे हुए हैं? तो चंद्र शब्द में 6 वर्ण छिपे हुए हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये जो है वर्णमाला से रिलेटेड एमसीक्यू है। इससे आगे और कुछ कुछ बचा हुआ है, जैसे अल्पप्राण महाप्राण से रिलेटेड हो गया और उच्चारण स्थान से रिलेटेड हो गया। तो ये सब का जो एमसीक्यू है इसका मैं नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।